डियर गैडबी एस्पिरेंट्स, तो आप सभी का वार्मली वेलकम है हमारे अपने आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सिलेबस के एनालिसिस की। जब हम गैडबी के सिलेबस को देखते हैं तो हमें पार्ट ए देखने को मिलता है, उसके अलावा पार्ट बी का सिलेबस भी देखने को मिलता है। और जब हम सिलेबस के पॉइंट वाइज जाते हैं, हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर के थ्रू जाते हैं दोस्तों, तब जाके हमें ये रियलाइज होने लगता है कि बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारा लेंथी सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आज के इस सेशन के दौरान हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो है हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, उसी के अलावा कौन कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा सवाल बने हैं और उन चैप्टर्स को पढ़ना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को जो है वो शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पार्ट ए की मैं करता हूं। जब भी आप पार्ट ए की तरफ देखोगे तो आपको ये चीज हमेशा पता है कि पार्ट ए में हम 4 सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, मैथमेटिक्स हो जाए और बायोलॉजी हो जाए। अब ये जो चारों सब्जेक्ट्स है हमारे दोस्तों, इनमें का जो सिलेबस है वो आता है हमारा 11th और 12th लेवल वाला। और उसी के साथ साथ बायोलॉजी का जो सारा सिलेबस है हम ऑलरेडी कवर करते हैं। कहाँ पे? तो हमारे पार्ट बी के सेक्शन में, पार्ट बी में इन सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग हम हर एक टॉपिक के रिगार्डिंग बात करते हैं। बचते हैं हमारे 3-4 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो मेरे साइड से यही सलाह रहेगी, मेरे साइड से यही बात रहेगी। जस्ट लाइक केमिकल काइनेटिक्स हो जाए, थर्मोडायनामिक्स हो जाए, मूविंग ऑब्जेक्ट डायनामिक्स हो जाए, न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाए, या फिर मैं मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी हो जाए, जनरल एप्टीट्यूड हो जाए, सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे चैप्टर को आपको क्या करना है दोस्तों, तो कवर करना है, ताकि एक ऐसे मार्क्स हमें देखने को मिले, एक ऐसे मार्क्स आए जहां से हम अच्छे रैंक के साथ क्या हो सके, क्वालिफाई हो सके। बट एक्चुअली आपको जो सारा फोकस रखना है वो रखना है आपके पार्ट बी के सिलेबस में। पार्ट बी का सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसको रिगार्डिंग बात करने क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप बायोकेमिस्ट्री को यूनिट को सबसे पहला यूनिट देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो आपके पार्ट बी में। तो बायोकेमिस्ट्री की यूनिट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक देखने को मिलेंगे, जैसे बायोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस हो जाए, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स, एक्शन पोटेंशियल एंड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हो जाए, उसके अलावा एंजाइम का क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म्स वाली सारी चीजें हो जाए। ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। बट क्या ये सारे पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ अलग से करना होगा क्या? जी हाँ, ये सारे तो टॉपिक्स आपको पढ़ने ही है मेरे दोस्तों, बट कुछ टॉपिक्स जो है आपको बहुत बेहतरीन वे से पढ़ने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और वो कौन से टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा एक्शन पोटेंशियल की। आपको न्यूरॉन की सेल में एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली जनरेट कैसे होता है ये देखना है। लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, और एक्सॉन टर्मिनल की तरफ हमारा क्या जाता है, तो सिग्नल जाता है। इसमें हाइपरपोलराइजेशन हो जाए, रिपोलराइजेशन हो जाए, डिफरेंट फेजेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल की बात होगी। सेकंड वन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा हो जाता है, जिसके ऊपर आपको हर एग्जाम में और ग्रेड की एग्जाम में हर टाइम सवाल देखने को मिलेगा। और वो टॉपिक कौन सा है, तो एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म और एक्शंस की बात होगी। मतलब एंजाइम्स ऐसा एक टॉपिक है, एक यूनिवर्सल टॉपिक है, जिसके ऊपर दोस्तों आपको हमेशा सवाल देखने को मिल जाता है। चाहे माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स हो जाए, लिंबेवर बर्क प्लॉट हो जाए, या डिफरेंट क्लास ऑफ एंजाइम्स है उनकी इनहिबिटर हो जाए, इन सब बारे में, इन सब चीजों के रिगार्डिंग आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा हो जाता है, तो अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन से आपको हर बार सवाल देखने को मिलेंगे। हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, और उन 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के ऊपर हमें हमेशा सवाल देखने को मिलते हैं। हर बार किसी ना किसी अमाइनो एसिड के प्रॉपर्टीज के ऊपर सवाल होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के ऊपर सवाल होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो सेकंड यूनिट की बात करते हैं। और सेकंड यूनिट हमें कौन सा देखने को मिलता है, वायरस माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट की जब बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स एंड क्लासिफिकेशन किसका, वायरस का।
आईसीटीवी सिस्टम और बाल्टीमोर सिस्टम के थ्रू आपको स्ट्रक्चर का और क्लासिफिकेशन करना है वायरस का। उसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा देखने को मिलेगा, तो माइक्रोबियल ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ से हर बार सवाल आते हैं माइक्रोबियल की ग्रोथ कहाँ पे होगी, हेलोफाइल, थर्मोफाइल, मेसोफाइल। उसके अलावा कौन कौन से कंपोनेंट जो है एटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, डिकम्पोजर, ये सारी चीजें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। थर्ड वन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला, नाइट्रोजनेज एंजाइम, उसका स्ट्रक्चर, उसके कॉम्प्लेक्स, उसी के साथ साथ 3 फेजेस और उनमें इन्वॉल्व होने वाली डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया के ऊपर आपको दोस्तों क्या करना है, बात करनी है, आपको अच्छे से बेहतरीन वे से पढ़ना है, क्योंकि यहां से हमेशा सवाल देखने को आपको मिल जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड यूनिट की, और थर्ड यूनिट है हमारा सेल बायोलॉजी का। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक और सबसे सही वाला यूनिट है। इस यूनिट को पढ़ने में ज्यादा आपको है मतलब ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं लगती है, बट फिर भी आपको कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, तो आपको फोकस करना है सेल साइकिल के ऊपर एंड सेल ग्रोथ कंट्रोल के ऊपर। सेल साइकिल में आपको डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल, उसके अलावा डिफरेंट प्रोटीन, सीडीके, साइक्लिन जो इन्वॉल्व होने हैं उसके बारे में बात करनी है, और सेल ग्रोथ कंट्रोल के बारे में डिफरेंट डिफरेंट आपके इनहिबिटर मॉलिक्यूल हो जाए, एपोप्टोसिस हो जाए, इन सब चीजों की बात करनी है। उसके अलावा यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और वो कौन सा है, तो सेल्स के ऑर्गेनल्स। जितने भी आपको डिफरेंट ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं सेल्स के, उनके रिगार्डिंग आपको जो है पढ़ना जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड और हमारे फोर्थ यूनिट की, जो कि एक कंबाइंड यूनिट हमें देखने को मिलता है सिलेबस में, और वो यूनिट कौन सा है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इस यूनिट को जब आप पढ़ोगे दोस्तों, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक देखने को मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ जीन देखने को मिलेगा, क्रोमोसोम्स, म्यूटेशन, म्यूटाजेनेसिस, ये सारी बातें देखने को मिलेगी। बट इस यूनिट से ज्यादा सवाल बनते हैं सेंट्रल डॉग्मा के ऊपर, सेंट्रल डॉग्मा वाले एंजाइम्स के ऊपर, सेंट्रल डॉग्मा वाले फंक्शंस के ऊपर, सेंट्रल डॉग्मा वाले इनहिबिटर्स के ऊपर। अब सेंट्रल डॉग्मा एक्चुअली क्या है, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 3 प्रोसेसेस जो है यहां से आपको बहुत सवाल देखने को मिल जाते हैं, हमेशा जो है वो सवाल आते हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स इन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स की बात होगी, फिर कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, लिंकेज के ऊपर आपको हमेशा सवाल देखने को मिलेंगे, फिर प्लाज्मिड हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, इसके ऊपर दोस्तों हमेशा हमें सवाल देखने को मिलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर अनदर वन यूनिट कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो हो जाता है डीएनए डैमेज एंड उसके रिपेयर मैकेनिज्म। जब भी आप डीएनए डैमेज एंड रिपेयर मैकेनिज्म्स को देखोगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिपेयर मैकेनिज्म्स के थ्रू चीजें क्योर होती हुई देखने को मिलेगी। और उसके अलावा डीएनए डैमेज जब होता है, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो ये भी पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट वन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। और नेक्स्ट यूनिट हमें कौन सा देखने को मिलता है, टेक्निक्स वाला यूनिट देखने को मिलता है। डिफरेंट जो माइक्रोस्कोपी वाले यूनिट है, डिफरेंट जो माइक्रोस्कोपी की टेक्निक है, चाहे वो लाइट माइक्रोस्कोप हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो, नॉर्मल माइक्रोस्कोप हो, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप हो, सेम हो, टेम हो, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी हो, यहाँ से आपको सवाल बनते देखने को मिलेंगे। और इस वाले यूनिट से आपको मैच द फॉलोइंग के बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। उसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी से और एनएमआर टेक्निक से आपको हमेशा सवाल देखने को मिलेंगे। और लास्ट वन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्रोमेटोग्राफी की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक, और उसके अलावा आपके इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड माइक्रोवेव। ये 2 टॉपिक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी वाले यूनिट को जब आप पढ़ते हो, तो इम्यूनोलॉजी वाले यूनिट से आपको एंटीबॉडी की जो सारे 5 टाइप देखने को मिलते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी की जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होती हुई देखने को मिलती है, उसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर एंटीजन का प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसके अलावा उसका प्रेजेंटेशन हमें कैसे देखने को मिलता है, इसके बारे में भी आपको बहुत बेहतरीन वे से पढ़ना है। फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, ऑटोइम्यून डिसीज हो जाए, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट का रिएक्शन हो जाए, इस सारी चीजों के रिगार्डिंग आपको इम्यूनोलॉजी की यूनिट में बहुत बेहतरीन वे से चीजों को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं
बात करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाली यूनिट से। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाली यूनिट्स में हमें क्या देखने को मिलता है, जो डिफरेंट आपके सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चरल डाटाबेसेस है उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उनके रिगार्डिंग देखने को मिलेगा प्राइमरी डाटाबेसेस, कंपोजिट डाटाबेसेस, सेकेंडरी डाटाबेसेस, उसमें न्यूक्लियोटाइड के डाटाबेसेस, डीएनए के डाटाबेसेस, प्रोटीन के डाटाबेसेस, इनसे ऊपर हमेशा सवाल देखने को मिल जाते हैं। फिर आपके मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो जाए या स्कोरिंग मैट्रिसेस हो जाए, इनके रिगार्डिंग आपको बात करनी है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है दोस्तों, इसकी भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नेक्स्ट वन मॉलिक्यूलर डायनामिक्स एंड सिमुलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के यूनिट से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की। आपके जितने भी वेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे प्लाज्मिड हो, बैक्टीरियोफेज हो, अदर वायरल वेक्टर हो, उसके अलावा आपके कॉस्मिड हो, टीआई प्लाज्मिड हो, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो, चाहे वो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो, मैमलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो, इन सारे वेक्टर के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि जो है इनके रिगार्डिंग जब भी सवाल आपके एग्जाम में आते हुए देखने को मिले तो आप सॉल्व कर सकोगे। उसके अलावा आपको जीन आइसोलेशन की टेक्निक और क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन आपको कैसे करना है, इस चीज के रिगार्डिंग भी आपको बहुत सही से पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आपके डिफरेंट डिफरेंट पीसीआर के टेक्निक्स हो जाती है, तो उनके रिगार्डिंग भी आपको क्या करना है, तो बहुत बेहतरीन वे से पढ़ना है। फिर आरएपीडी हो जाए, आरएफएलपी हो जाए, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस हो जाए, और जीन ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी जो है इनके बारे में आपको बहुत बेहतरीन वे से पढ़ना है। अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग को अच्छे से कवर करना है तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक को बहुत बेहतरीन वे से कवर करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, प्लांट टिश्यू कल्चर देखने को मिलता है। तो जितने भी आपके प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर एंड इलिसिटर्स देखने को मिलते हैं, चाहे आपकी ऑक्सीजन हो, साइटोकाइनिन हो, गिबरलिन हो, एब्सिसिक एसिड हो, इथिलीन हो, इन सब चीजों के बारे में आपको बहुत बेहतरीन वे से पढ़ना है। और इलिसिटर्स जितने भी आपको देखने को मिलेंगे उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो जाए, जिनमें हम प्लांट सस्पेंशन कल्चर और हेरी रूट कल्चर पढ़ते हो, उनके बारे में भी आपको बहुत बेहतरीन वे से एक नॉलेज होना चाहिए, उनके बारे में अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। उसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर से, जिसको आप एप्लीकेशन में भी पढ़ते हो, जिसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी पढ़ते हो, और उसी के साथ साथ यहाँ भी पढ़ते हो। मतलब एक ही टॉपिक आप 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं और एनिमल टिश्यू कल्चर की बात करते हैं। एनिमल टिश्यू कल्चर के रिगार्डिंग आपको एंकरेज एंड नॉन एंकरेज डिपेंडेंट सेल कल्चर देखना है, कंटिन्यूअस एंड इनफाइनाइट कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस सेल लाइन देखना है, 3D ऑर्गेनोजेनेसिस, ये सारी बातें करनी है। उसके अलावा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है आपके लिए क्या हो जाता है दोस्तों, तो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है बाय द एनिमल टिश्यू कल्चर से। फिर केमिकल इंजीनियरिंग में आपको उन टॉपिक को कवर करना है जिन टॉपिक में आपको अच्छे से देखने को मिलते हैं, जो टॉपिक आपको सही लगते हैं, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग ऐसे 2 टॉपिक्स है जो कि बहुत हार्ड जाते हैं हमारे बच्चों के लिए। बट इसी के लिए भी आपको फाइनल में वीडियो के एंड में आपको कुछ सॉल्यूशंस दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो अपस्ट्रीम की जितनी भी मेथड है, अपस्ट्रीम प्रोडक्शन एंड उसी के साथ साथ डाउनस्ट्रीम की बात जो है दोस्तों, आपको ये दोनों टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए। बायो प्रोसेस का डिजाइन हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, फ्रॉम लैब लेवल टू इंडस्ट्रियल स्केल तक, इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा बायोफ्यूल्स हो जाए, बायोप्लास्टिक्स हो जाए, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स हो जाए, एंटीबॉडीज हो जाए, और फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप कैसे करते हो एंड उनका प्यूरिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन आपको कैसे देखने को मिलता है, ये बात भी आपको बहुत सही वे से पता होनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ इमोबिलाइजेशन ऑफ बायोकैटालिस्ट, एंजाइम्स एंड सेल्स की बात होगी, और उसी के अलावा बायो कन्वर्जन प्रोसेस जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशन वाली यूनिट से आपको माइक्रो प्रोपगेशन, मेरिस्टेम कल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट कैसे करते हो, उसके अलावा एंथेरिका एंड माइक्रोस्कोप कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इन विट्रो जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन कैसे करना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में अच्छी चीजें पता होनी चाहिए। फिर अचीवमेंट एंड रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर,
ये टॉपिक भी आपको बहुत बेहतरीन वे से कवर करना है। और लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड जीन साइलेंसिंग, ये दो मेथड जो है हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, इनके रिगार्डिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब केमिकल इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग और ये सारे सिलेबस को आपको बेहतरीन वे से स्टडी करना है, इन सारे सिलेबस को सही वे से स्टडी करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, गैडबी का एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 1999 में। उसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज जो है वो मिल रहा है सिर्फ 999 में। उसके अलावा अगर आप टारगेट कर रहे हो स्वीट पीजी 2025 की एग्जाम्स को, तो टेस्ट सीरीज जो है आपको मिल रहा है दोस्तों सिर्फ 499 में। और आरंभ बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी एंड ज्ञानवी 2026 के बच्चों के लिए, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च 2025 से। ठीक है, तो इन बैच में इंट्रो होके ज्ञानवी का आप रिकॉर्डेड कोर्सेस ले सकते हो, और इन सारे कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है फ्लैट 65% ऑफ। और आपको फ्लैट 65% का ऑफ अगर लेना है तो आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा विजय सर। जब आप विजय सर का प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा फ्लैट 65% ऑफ। उसी के अलावा दोस्तों हमारे अपने आईएफएस ऐप के ऊपर आपको सारे ईयर के पीवाईक्यू जो है इन टेक्स्ट फॉर्मेट, उसी के साथ साथ 1000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस, टीचर्स हैंडआउट ऑफ यूट्यूब लाइव, पेपर एनालिसिस एंड कट ऑफ जैसी मेनी मोर चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है, कुछ भी ना देके सारी चीजें फ्री में मिल रही है। तो जाइए इन सारी चीजों को एक्सप्लोर कीजिए और इन सारी बेहतरीन चीजों का बेनिफिट लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलता है किसी अनदर वन वीडियो में, किसी अनदर वन टॉपिक्स में। बट टॉपिक क्या होने वाला है तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन करना है। चलो, थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।